परिचय। तुम क्या कर रही हो? देखो बहन, मैं इस पौधे को पानी दे रही हूँ। वास्तव में मैं कल पानी देना भूल गई थी। देखो, ये सूख गए हैं। हाँ, पौधे भी सजीव हैं और उन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनमें हमारी तरह मुख नहीं होता है। वो मृदा से विभिन्न विधियों द्वारा पोषक तत्व तथा जल अवशोषित करते हैं। आओ जाने कि वो क्या हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पौधों में जल के परिवहन की व्याख्या करना, विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन जैसे परिवहन के विभिन्न माध्यमों के बारे में जानना, विभिन्न परिवहन विधियों के बीच अंतर करना, पादप जल संबंधों की व्याख्या करना, जल विभव को समझना, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन एवं अंतः शोषण प्रक्रियाओं का वर्णन करना। पौधों में जल का परिवहन। परिचय। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधों को जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है। उनमें किसी भी प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता है। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है, जो बढ़ते हुए तने के अग्र भाग तक जाता है। पत्तियों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण या भोजन संश्लेषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उत्पाद भी पौधों के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और मृदा की गहराई में अंतः स्थापित जड़ों के शीर्ष तक जाते हैं। एक पुष्पीय पौधे में जिन पदार्थों का परिवहन होता है, उनमें जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधों की वृद्धि नियामक मुख्य हैं। कम दूरी तक पदार्थों की गति विसरण एवं साइटोप्लाज्मिक धारा द्वारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकती है। लंबी दूरी के लिए परिवहन संवहनीय तंत्र या जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने तक होता है। हालांकि कार्बनिक तथा खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। आइए पौधों में छोटी दूरी तक परिवहन के माध्यमों के बारे में जानें। परिवहन के माध्यम। आइए विसरण से प्रारंभ करें। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है और जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। विसरण में अणु यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है और कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक या कम दूरी तक, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतर कोशिकीय स्थान से बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकती है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता, उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, ताप तथा दाब से प्रभावित होती है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। ये तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। झिल्ली के आर पार किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है, जिससे कुछ अणु आर पार निकल जाते हैं। वो सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते हैं। अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही हो। ये प्रक्रिया सुसाध्य विसरण कहलाती है। सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है और इसमें एटीपी ऊर्जा का व्यय नहीं होता। सुसाध्य विसरण अति विशिष्ट होता है। ये कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। अणुओं को आर पार जाने के लिए
झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती है। कुछ रास्ते हमेशा खुले होते हैं तथा कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। कुछ बड़े होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अणुओं को आर पार जाने की छूट देते हैं। प्रोरिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा कुछ बैक्टीरिया की बाह्य झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है, ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे आकार के अणु भी उसमें से गुजर सकें। इस प्रक्रिया में बाह्य कोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घूर्णित होकर कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जल मार्ग, जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं। एंटीपोर्ट में वो उल्टी दिशा में चलते हैं। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है, तब इस विधि को यूनिपोर्ट कहते हैं। परिवहन का एक अन्य माध्यम सक्रिय परिवहन है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका का प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह के प्रोटीन है जो पदार्थ को कोशिका झिल्लिका को पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक अपहिल परिवहन करा सकते हैं। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वो संतृप्त ही क्यों न। विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना। आइए अब कुछ बिंदुओं के आधार पर साधारण विसरण, सुसाध्य विसरण तथा सक्रिय परिवहन की तुलना करें। पादप जल संबंध। मित्रों, अब आइए अगले विषय अर्थात पादप जल संबंध की तरफ बढ़ें। पौधों के सभी शारीरिक क्रियाकलापों के लिए जल अनिवार्य है और ये सभी जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ये वो माध्यम भी उपलब्ध कराता है जिसमें अधिकतर पदार्थ घुलनशील होते हैं। कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुछ और नहीं बल्कि जल है, जिसमें विभिन्न अणु घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। एक तरबूज में 92% जल होता है। ज्यादातर शाकीय पौधों में शुष्क पदार्थ इसके ताजे वजन का केवल लगभग 10 से 15% भाग होता है। हालांकि एक पौधे में जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है। काष्ठ वाले भाग में अपेक्षाकृत थोड़ा कम जल होता है, जबकि नरम भाग में बहुत ज्यादा जल होता है। एक बीज सूखा सा दिख सकता है, परंतु उसमें पानी की कुछ मात्रा होती है, अन्यथा वो जीवित नहीं रहेगा और श्वसन भी नहीं करेगा। स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन इनका अधिकतर भाग पत्तियों से वाष्पीयकरण अर्थात वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि मक्के का परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है, जबकि सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित करता है। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला सीमाकारी कारक प्रायः जल ही होता है। जल विभव। पादप जल संबंध को समझने के लिए हमें कुछ मानक शब्दों को जानने की आवश्यकता होगी। जल की गति को समझने के लिए जल विभव एक आधारभूत धारणा है। विलय विभव और दाब विभव 2 मुख्य घटक हैं जो जल विभव का निर्धारण करते हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। किसी तंत्र में जल की सांद्रता अधिक है तो इसकी गतिज ऊर्जा या जल विभव भी अधिक होगा। अतः ये सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होगा। यदि कोई 2 अंतःविष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु की अनियमित गति के कारण
जल की वास्तविक गति की त्वरित गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। इस प्रकार पानी उच्च जल विभव वाले अंतःविष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। पदार्थ की गति की ये प्रक्रिया मुक्त ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह जाई से अंकित किया गया है और इसे पास्कल्स जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर, जो किसी दाब में नहीं है, पर शून्य माना गया है। सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिमाण एक विलय के द्रवीकरण के कारण होता है, जिसे विलय विभव कहा जाता है। विलय विभव सदैव नकारात्मक होता है। जब विलय के अणु अधिक होते हैं तो विलय विभव अधिक नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दबाव पर घोल के लिए जल विभव विलय विभव होता है। यदि शुद्ध जल या घोल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। पादप तंत्र में दाब निर्मित हो सकता है जब विसरण के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है और वो कोशिका भित्ति को और बढ़ा देता है। ये कोशिका को स्फीत बना देता है। ये दाब विभव को बढ़ा देता है। दाब विभव ज्यादातर सकारात्मक होता है। हालांकि पौधों में नकारात्मक विभव या जाइलम के जल खंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब विभव को जाइपी से चिन्हित किया जाता है। कोशिका का जल विभव विलय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध निम्न प्रकार से होता है। परासरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से परागम्य होती है, अतः ये गति के लिए बाधक नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली और रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर या बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आइए परासरण के बारे में जानें। परासरण को विशेष रूप से एक विभेदक अर्ध या परागम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव या सांद्रता क्षेत्र से निम्न रासायनिक विभव क्षेत्र में तब तक संचारित होता है जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। हम एक प्रयोग की सहायता से इसे समझ सकते हैं। शकरा विलयन से भरी एक थीसल कीप लें और उसके बाद इसे जल से भरे बीकर में उल्टा रखें। कीप के लिए गए जल में घुले शकरा के विलयन को एक अर्ध परागम्य झिल्ली या अंडे की झिल्ली द्वारा एक बीकर में शुद्ध जल से अलग करें तो क्या होगा? हम देखेंगे कि जल कीप में विलयन के स्तर में वृद्धि करने के लिए झिल्ली के पार विसरित होगा। ये तब तक लगातार विसरित होगा जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। अब हम कीप में जल की गति को रोकने के लिए कुछ दाब लगाएंगे। जल को विसरित होने से रोकने के लिए आवश्यक ये दाब वास्तव में परासरण दाब है और ये विलय सांद्रता का कार्य है। विलय की सांद्रता अधिक होने पर जल को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दाब की भी आवश्यकता होगी। संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। परासरण दबाव में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। जीव द्रव्य कुंचन। पादप कोशिकाओं या ऊतकों में जल की गति के प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के विलयन पर निर्भर करता है। यदि बाहरी विलयन परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे हम समपरासरी कहते हैं। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है तो ये अल्प परासरी होता है, और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्रता युक्त है तो ये अति परासरी होता है। कोशिकाएं अल्प परासरी विलयन में फूलती हैं और अति परासरी में सिकुड़ती हैं। जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से जल बाहर गति करता है
तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। ये तब होता है जब एक कोशिका या ऊतक को एक विलयन में रखा जाता है जो जीव द्रव्य के लिए अति परासरी होता है। सबसे पहले जीव द्रव्य से जल बाहर आता है, फिर रसधानी से। जब कोशिका से विसरण द्वारा जल निकलकर बाह्य कोशिका या कोशिका के बाहर द्रव्य में जाता है तो जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कहलाती है। जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्च जल विभव क्षेत्र अर्थात कोशिका से निम्न जल विभव क्षेत्र में कोशिका के बाहर होता है। जब कोशिका या ऊतक को समपरासरी विलयन में रखा जाता है तो जल का कुल प्रवाह अंदर या बाहर की ओर नहीं होता है। यदि बाह्य विलयन जीव द्रव्य के परासरी दाव को संतुलित रखता है तो इसे समपरासरी कहते हैं। कोशिका में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिका समायावस्था में कही जाती है। तब कोशिका को ढीला फ्लैसिड कहा जाता है। जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया प्रायः परिवर्ती होती है। जब कोशिकाओं को अल्प परासरी विलयन या उच्च जल विभव या जीव द्रव्य की तुलना में तनुकृत में रखा जाता है तो कोशिका में जल विसर्जित होता है और जीव द्रव्य भित्ति के विरुद्ध दबाव बनाने का कारण बनता है, जिसे स्फीति दाब कहा जाता है। जल के प्रवेश करने के कारण जीव द्रव्य द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्ति के विपरीत दाब को दाब विभव जाइपी कहते हैं। कोशिका भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका फटती नहीं है। ये स्फीति दाब अंततः कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। अंतः शोषण। अब आइए एक विशिष्ट प्रकार के पादप जल संबंध अर्थात अंतः शोषण के बारे में जानें। अंतः शोषण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। जब ठोस क्लाइडस द्वारा जल अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतः शोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है। अंतः शोषण एक प्रकार का विसरण भी है क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषक तथा अंतः शोषित होने वाले द्रव्य के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कम दूरी तक पदार्थों की गति विसरण एवं साइटोप्लाज्मिक धारा द्वारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। लंबी दूरी के लिए परिवहन संवहनीय तंत्र या जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहा जाता है। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने तक होता है, हालांकि कार्बनिक तथा खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। विसरण में अणु यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है और इसमें एटीपी ऊर्जा का व्यय नहीं होता। सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने के लिए सक्रिय परिवहन ऊर्जा का उपयोग करता है। ये झिल्लिका प्रोटीन द्वारा संपन्न होता है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह जाई से चिन्हित किया गया है और इसे पास्कल्स जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। कोशिका का जल विभव विलय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध निम्न प्रकार से होता है। अर्ध परागम्य झिल्ली के पार जल का विसरण परासरण कहलाता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। यदि बाहरी विलयन परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे हम समपरासरी कहते हैं। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है तो ये अल्प परासरी होता है और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्रता युक्त है तो ये अति परासरी होता है। कोशिकाएं अल्प परासरी विलयन में फूलती हैं और अति परासरी में सिकुड़ती हैं।
जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से जल बाहर गति करता है तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। अंतः शोषण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। जब ठोस कोलाइडस द्वारा जल अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है।